Bismillahirrahmanirrahim. So we are going to discuss a topic from first year chemistry, chapter number 7, and this is Hess's law of constant heat summation. अब ये एक्चुअली हैस ने एक लॉ प्रेजेंट किया है जिसको कहते हैं Hess's law of constant heat summation. इसके बारे में हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कि ये है क्या, इसके बारे में कुछ डिस्कशन जो है वो करेंगे. सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलेंगे कि एक्चुअली ये लॉ कहता क्या है. ये लॉ, इसकी डेफिनेशन के कुछ पार्ट्स हैं, सो सबको स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखेंगे. स्टेटमेंट में ये कहता है कि इट इज़ अ केमिकल इफ़ अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस बाय सेवरल डिफरेंट रूट्स, यानी एक आपके पास ऐसा रिएक्शन है जो कि एक से ज़्यादा रूट्स के अंदर प्रोसीड कर रहा है. द ओवरऑल एनर्जी चेंज इज सेम, तो ओवरऑल एनर्जी चेंज जो है वो सेम होगा रिगार्डलेस ऑफ द पाथ बाय विच द केमिकल चेंज अकर्स प्रोवाइडेड द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस आर सेम. अब ये क्या बात है, इसके बारे में हम चंद चीज़ें डिस्कस करेंगे. ये लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज एक रिएक्शन है विद द जनरल रिएक्शन, हम इसको डिस्कस करते हैं. ये लॉ ये कहता है कि जी आपके पास लेट्स से रिएक्टेंट ए था एंड इट इज़ चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट डी, डायरेक्टली चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट डी बाय ओनली वन रिएक्शन. यानी अगर रिएक्टेंट ए सिर्फ एक रिएक्शन को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट डी में चेंज हो जाए तो इसके अंदर एक एंथैल्पी चेंज आएगा. सो दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच. अगर हम ये कहते हैं कि जी नहीं, हमने इस प्रोडक्ट डी को डायरेक्टली ए से नहीं बनाना, हम मुख्तलिफ पाथ्स, मुख्तलिफ छोटे छोटे रास्तों को अडॉप्ट करके इस डी तक पहुंचना चाहते हैं. लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि जी मैं इस ए को पहले कन्वर्ट करूँगा बी में, इस बी को कन्वर्ट करूँगा सी में, एंड देन दिस सी इज चेंज्ड इनटू द प्रोडक्ट डी. तो बेसिकली मकसद क्या है, ए से डी बनाना. अब इसके दो मुख्तलिफ हमने तरीकाकार अपनाए. पहला तरीका कि हमने ए को डायरेक्टली डी में कन्वर्ट कर लिया. दूसरा तरीका हमने ए से बी बनाया, बी से सी बनाया और सी से डी बनाया. हैस अपने इस लॉ के अंदर इसी चीज़ को, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है. वो कहता है जी कि लेट्स सपोज आपके पास एक रिएक्शन है जो कि डायरेक्टली प्रोसीड भी करता है और बाय सेवरल डिफरेंट रूट्स भी प्रोसीड करता है. तो वो कहता है जी कि डायरेक्टली जो प्रोडक्ट बनेगा रिएक्टेंट से उस दौरान भी एक एंथैल्पी चेंज आएगा, जबकि अगर आप उसको स्टेप्स में करते हैं तो हर स्टेप का एक अलग एंथैल्पी चेंज है. फॉर एग्जांपल ए इज चेंज इनटू बी, तो इस दौरान एक एंथैल्पी चेंज आएगा, दिस इज डेल्टा H1. इसी तरह अगर बी सी में कन्वर्ट होता है तो एक एंथैल्पी चेंज आएगा, दिस इज डेल्टा H2. सी डी में चेंज होगा, सो इसके दौरान भी एक एंथैल्पी चेंज आएगा, डेट इज डेल्टा H3. सो बेसिकली जितने भी स्टेप्स हम अडॉप्ट करेंगे रिएक्टेंट से फाइनल प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, उन सब के अंदर एक एंथैल्पी चेंज का जो वैल्यू जो है वो ज़रूर आएगी. सो बेसिकली हैस अपने इस स्टेटमेंट में, अपने इस लॉ में बताना ये चाहता है कि लेट्स सपोज आप एक रिएक्शन जो है उसको डायरेक्टली प्रोसीड करते हैं, रिएक्टेंट ए से डी में प्रोसीड करते हैं, सो इस दौरान एक एंथैल्पी चेंज आएगा विच इज़ डेल्टा एच. सो हैस ये कहता है कि अगर आप इसी रिएक्शन को सेवरल डिफरेंट रूट्स के थ्रू प्रोसीड करें, यानी आप ए से बी, बी से सी और सी से डी में आएँ, तो इनके दरमियान भी ये एंथैल्पी चेंजेस आएंगे. अगर आप इन एंथैल्पी चेंजेस को सम करें तो जो इनके सम की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल्स टू दिस डेल्टा एच. यानी इन स्टेप्स के अंदर जितना एंथैल्पी चेंज आएगा वो डायरेक्ट रिएक्शन के अंदर जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है उसके ही इक्वल होगा. इन सारी एंथैल्पी चेंजेस को सम करें तो इन सब के सम की जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट रिएक्शन में जो आपका एंथैल्पी चेंज आया है उसी के इक्वल होगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. लेकिन साथ में उसने एक कंडीशन, बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन प्रोवाइड की है. वो कहता है जी कि ऐसा हमेशा उसी सूरत में होगा कि अगर आपने कंडीशंस सेम रखी हैं, इनिशियल और फाइनल कंडीशंस. यानी आप कंडीशन से मुराद ये हो सकता है आपका लैब की जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह आपने क्या मेंटेन रखा है.
सो जो आपने लेट्स सपोज आपने एक रिएक्शन किया, ए को डायरेक्टली डी में कन्वर्ट किया, इस दौरान जो भी आपने कंडीशंस रखी उन्हीं कंडीशंस को आप मेंटेन करेंगे, फिर ए से बी, बी से सी और सी से डी बनाएंगे। अगर आप कंडीशंस मेंटेन करते हैं तो जो एंथैल्पी चेंजेस ये आ रही हैं इनका सम कर लें तो दैट विल बी इक्वल्स टू दिस एंथैल्पी चेंज जो कि डायरेक्ट रूट के अंदर आएगा। सो हम इसको बोलते हैं कि ये जो ए से डी में डायरेक्टली चेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रूट, एंड ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी, ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग रूट। सो हमारे पास दो तरह के रूट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। सो इन शॉर्ट हैस ये कहता है अपने लॉ में कि जो एंथैल्पी चेंज डायरेक्ट रूट के अंदर आएगा, अगर आप इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम रखते हैं तो ऑल्टरनेटिंग रूट के अंदर जितने भी एंथैल्पी चेंजेस आएंगे उनको सम कर लें, सबका एंथैल्पी चेंजेस का सम जो है वो डायरेक्ट रूट के अंदर आने वाले एंथैल्पी चेंज की वैल्यू के इक्वल ही होगा। सो दिस इज़ अबाउट हेसिस लॉ। अब हेसिस लॉ इसको अगर हम मैथमेटिकल लिखना चाहें, सो हेस इसको मैथमेटिकल इस तरह से लिखता है कि डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज इन अ डायरेक्ट रूट दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस इन द ऑल्टरनेटिंग रूट। सो डायरेक्ट रूट का जो एंथैल्पी चेंज है वो ऑल्टरनेटिंग रूट के अंदर आने वाले एंथैल्पी चेंजेस के सम के इक्वल ही होगा। अब इसकी क्या ज़रूरत है हेस लॉ की? ये हेस लॉ बहुत सी जगहों पे इसको अप्लाई किया जाता है, बहुत सी जगहों पे हम ऐसे रिएक्शंस जो कि हम डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर पाते उन रिएक्शंस के एंथैल्पी चेंजेस को डिटरमिन करने के लिए या आयनिक कंपाउंड्स की लैटिस एनर्जीज को डिटरमिन करने के लिए हम इस हेस लॉ जो है उसका सहारा लेते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास हम डेल्टा एच फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी बात करते हैं। हमारी सराउंडिंग में हमारे पास कोयला कोक अवेलेबल है। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करें, इसको बर्न करें तो जी हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के दो तरीके हो सकते हैं जी हमारे पास। हम एक तरीका तो ये करें कि जी हमारे पास जो कोक अवेलेबल है, कोयला अवेलेबल है, इसकी ऑक्सीडेशन करें, इसको बर्न करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सो इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। सो फर्स्ट रूट इज दिस, ये फर्स्ट रूट है। इसके अलावा भी हमारे पास एक रूट है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। वो क्या? हम एटमॉस्फेयर से कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सट्रैक्ट करें थ्रू स्क्रबर्स और उस कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करें, सो इसके नतीजे में भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। सो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के हमारे पास दो तरीकाकार हैं। अब अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज आता है दैट इज डेल्टा एच और दैट इज इक्वल्स टू -393.7 किलो जूल्स पर मोल। और अगर हम इस कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज आता है दैट इज -283 किलो जूल्स पर मोल। अब इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास अगर कोयला मौजूद है, कोक मौजूद है, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दिस कंप्लीटली ऑक्सीडाइजेस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। मसला ये है कि अगर मैंने ये फाइंड आउट करना है कि जी कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन, यानी अगर मैं इस कोयले को जलाऊं और ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए तो इस दौरान एंथैल्पी चेंज कितना आएगा। प्रॉब्लम ये है कि इसको हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर पाते। वजह, जब हम कोक को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो इसकी प्रेजेंस के अंदर हमारे पास रिएक्शन इतना विगरस होता है कि अल्टीमेट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड तक चला जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पे रुकता ही नहीं। सो अगर हमने ये देखना है कि
कोक और ऑक्सीजन इसकी बर्निंग से कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, तो उस दौरान कितना एंथैल्पी चेंज आएगा, सो उसको हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। अब कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे जो कि इन रिएक्शंस को आपस में सम अप करेगी। मैं ये कहता हूँ कि एक हमारे पास डायरेक्ट रूट है कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन का, यानी हमारे पास कोक है और हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है, हम इनका रिएक्शन कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। एक दूसरा रूट भी है कि जी मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसकी मैं अगर ऑक्सीडेशन करूं तो इस दौरान भी मेरे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। दिस डेल्टा एच दिस इज इक्वल्स टू -393 किलो जूल्स पर मोल, और इस दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी इसका एंथैल्पी चेंज आएगा -283 किलो जूल्स पर मोल। सो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ की है इन दो रिएक्शंस को आपस में सम अप करके। मैं ये कहता हूँ कि जी कोक को अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और इस दौरान ये एंथैल्पी चेंज आएगा डेल्टा एच। अब मैं कहता हूँ जी नहीं, एक रूट ये भी है कि आप कोक और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराएं, कार्बन मोनोऑक्साइड बने और इस कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन से हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएं। अब प्रॉब्लम ये आई कि जी कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन कोक टू ऑक्सीजन, ये हम एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट नहीं कर पाते क्योंकि रिएक्शन इतना विगरस होता है कि प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड तक रुकता ही नहीं, इट डायरेक्टली इमीडिएटली गोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। सो मैं ये कहता हूँ कि जी इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज आया है इसको हमने फाइंड आउट करना, जबकि हम कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन, ये हम आसानी से कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, सो हमारे पास इसका एंथैल्पी चेंज आ जाता है। सो बाय यूजिंग दिस ट्रायंगल एंड हेस लॉ मैं इस स्टेप के दौरान आने वाले एंथैल्पी चेंज को फाइंड आउट करूँगा। सो हेस लॉ क्या कहता है? हेस लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास जो एंथैल्पी चेंज डायरेक्ट रूट में आ रहा है, ऑल्टरनेटिंग रूट में आने वाले एंथैल्पी चेंजेस के सम के इक्वल होगा अगर आप इनिशियल और फाइनल कंडीशंस सेम रखेंगे। तो जी हम इनिशियल और फाइनल कंडीशंस सेम रखते हैं और हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जी किस तरह से डेल्टा H1 हम फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास डेल्टा H है, यानी डायरेक्ट रूट के दौरान जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। ऑल्टरनेटिंग रूट में हमारे पास दो एंथैल्पी चेंजेस आ रहे हैं, एक की वैल्यू हमें पता है, दूसरी हमने फाइंड आउट करनी है। सो हेस लॉ के अकॉर्डिंग हम ये लिखेंगे कि जो एंथैल्पी चेंज इन डायरेक्ट रूट है दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस, ऑल एंथैल्पी चेंजेस इन ऑल्टरनेटिंग रूट। सो जी हमारे पास डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, वी हैव टू फाइंड डेल्टा H1, हमने ये फाइंड आउट करना है। सो हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारे पास ये आएगा 393, इसकी वैल्यूज़ पुट इन करेंगे और जी हमारे पास एंथैल्पी चेंज आ जाएगा इस स्टेप के अंदर। यानी अगर मैं इस कोक और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराऊं और इससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाऊं तो जो एंथैल्पी चेंज आएगा दैट इज़ -110 किलो जूल्स पर मोल। सो ये वो एंथैल्पी चेंज है जो मैं डायरेक्टली रिएक्शंस के थ्रू फाइंड आउट नहीं कर सकता मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने के बावजूद भी। सो हेस लॉ हमें इन एंथैल्पी चेंजेस को डिटरमिन करने के अंदर हेल्प आउट करता है। सो दिस इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन भी है जिसको हम बॉर्न-हॉपर साइकिल कहते हैं, और ये बॉर्न-हॉपर साइकिल मुख्तलिफ लैटिस एनर्जीज ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स उनको फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प आउट करता है। सो ये जो हमारे पास हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन है, ये एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं summation of all enthalpy changes is equals to 0। सो अब ये सारी के सारी एंथैल्पी चेंजेस का जो समेशन है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब
बॉर्नहॉबर साइकिल के अंदर जब हम डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पे जाके हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि जी क्या इस एंथैल्पी चेंज का जो मतलब है वो एक्चुअली क्या है। सो ये था हमारे पास हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हमने इसके एक कोर कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के साथ समझा है। सो इसी को हम फर्दर एप्लीकेशंस के अंदर जो है वो अप्लाई करते हैं। हमारे पास यूनिक नोट्स में विद डिफरेंट एग्जांपल्स हमने इस चीज़ को जस्टिफाई किया है। सो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन को अपने नोट्स के अंदर एक्सप्लेन किया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।